Yeah, thank you all for coming. And yeah, so I would like to start this conversation on the same note where I think Aisha left, is when I met Hiomea for the first time in 2018, when I was a co-curator at the Students' Biennale, and I visited the Calicut Government College of Arts and Craft. And to begin from there, also because as Aisha already mentioned, like his works had been a little more colorful, vivid then, but also woodcut of a larger scale, and that was also selected as part of the Students' Biennale display in Kochi. And looking at the very interesting way that your works have evolved up until now, I was wondering if you can talk about your journey through that time up until now, and give us a little bit more about on that. हाय, गुड इवनिंग ऑल। मेरा नाम आमिर रंजन ओझा है। मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ, कटक डिस्ट्रिक्ट, मुगल पटना विलेज। मेरा जो कम्युनिटी है, कारपेंटर फैमिली से ही मैं बिलोंग करता हूँ। तो मेरे छोटे से गांव में बहुत सारे लोग हैं जो कि कारपेंटिंग का ही काम करते हैं। और मेरे बचपन से ही मैं देखते आ रहा हूँ कि मेरे दादाजी काम करते हैं वुड पे, और फादर और भाई सब लोग ऐसे वुड पे ही डिजाइन वगैरह ड्राइंग वगैरह करते हैं। तो वो चीज़ से ही मेरे को इन्फ्लुएंस मिला कि मैं यदि करूँगा ड्राइंग वगैरह तो कुछ हो सकता है, आर्टिस्ट कैरियर वगैरह। तो मैं इतना स्टडी में इतना अच्छा नहीं था, तो मेरे पापा ने मेरे को बोला कि तुम आर्ट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, ऐसे बोला। क्योंकि हमारा जो कम्युनिटी है ये भी ड्राइंग्स को लेके बहुत एक्साइटेड है, और कोई ऐसे आर्ट कॉलेज में पढ़ाई नहीं किया तो तुम्हें एडमिशन ऐसे देते हैं। तो जब मैं एडमिशन लिया तो हॉस्टल लाइफ में मेरा लाइफ बहुत वो डिफरेंट स्पेस था। कभी मैं गांव से बाहर नहीं गया था। तो जब बाहर गया तो वो स्पेस के साथ एक्वेंटेड होने के लिए मेरे को बहुत टाइम लगा, और स्पेस के लोग और फूड भी बहुत डिफरेंट था। तो वो चीज़ को लेके थोड़ा सोच में आया कि मैं यहाँ पे कैसे इस जगह के साथ मर्ज रहूँगा। और जब मैं प्रैक्टिस शुरू किया खलीकोट आर्ट कॉलेज में, तो मैं हॉस्टल लाइफ का ही ड्राइंग वगैरह से किया कि हम लोग कैसे खाते हैं, कैसे सोते हैं, और वो एरिया के लोग कैसे रहते हैं। और वो जो डिस्ट्रिक्ट में मैं रह रहा था, पढ़ाई कर रहा था, तो वो डिस्ट्रिक्ट में 90% या 80% लोग ही माइग्रेट होके गुजरात स्टेट आते हैं सूरत में काम करने के लिए। तो वो चीज़ें उनके साथ बात किया कि क्यों जा रहे हैं, और इकोनॉमिकली स्ट्रांग होने के लिए उधर जा रहे हैं, तो फैमिली डायरेक्टली उधर शिफ्ट हो रहे हैं, ये सब। जो वर्क जो आपने पहले किए थे और जो मैंने अभी बस बताया, वो वर्क काफ़ी कलरफुल और विविड थे। And one of the reasons that was also for me to select his work was, I should mention here, is the way his works were in opposition to the space and place, and also the tensions that he kind of, showed about the human conditions. And that the work was actually, as I said, colorful, but also bringing together of figures sleeping on a bed in a very different postures altogether, and also for the scale of it. But taking that work into the context, and also looking at one of his works here in this series of show, which is in black, and it's titled Midnight. So it would be nice to kind of, if you could tell about what is it about the sleeping figures now in this work maybe, and also how do you look at the time that has come, that we all have come through, the pandemics especially. So if that could be whatever that you want to talk about that. हॉस्टल में हम लोग को रहने के लिए बहुत कॉन्स्टेंट स्पेस दिया जाता था कि इतना स्पेस ही आपको रहना है, इतना स्पेस में ही आपको लिविंग करना है। और बहुत कम स्पेस में बहुत लोग रहते थे, जैसे 80 या 70 समथिंग स्टूडेंट हम एक ही जगह पे रहते थे, बहुत बड़ा कमरा दिया था। तो कॉन्स्टेंट स्पेस में हम सोने के लिए मच्छरदानी एक ही था, 3-4 लोगों से हम ग्रुप बन जाते थे। तो हम सोएंगे तो कैसे सोएंगे, और स्पेस भी कम था, और बिछाने के लिए भी कुछ चीज़ें ऐसा वगैरह नहीं था। तो हम सोने के लिए जो आयरन रैक होता है हमको सामान रखने के लिए दिया जाता था, और रैक को ही हम बीच में अरेंज करके उसके ऊपर हम स्टेप करके ऊपर सोते थे। तो एक ही मच्छरदानी को हैंग करके उसके अंदर सोते थे।
तो ये जो चीज़ें मैंने रियलाइज़ किया, एक्सपीरियंस किया मेरे लाइफ में, तो ये चीज़ मैंने अपने खुद के घर का हालत को भी थोड़ा रिलेट किया कि मैं अपने गांव में एक ही हमारा घर है फैमिली, जो फैमिली में जॉइंट फैमिली हम है कि हम लोग 7 लोग रहते हैं एक छोटा स्क्वायर स्पेस में। तो जैसे हम अपने फैमिली में लोग रहते हैं अरेंज करके स्पेस प्राइवेसी ये करने के लिए, तो सेम हॉस्टल में हम इतना छोटा स्पेस में अरेंज करके रह रहे हैं। तो वो चीज़ को रिमाइंड करके ये मैंने कंपोजिशन किया था मिडनाइट, जो कि वुड ब्लॉक में ही था, वुड ब्लॉक प्रिंट था। Or tell us a little more about the woodblock printing as a process and its different stages, जैसे sourcing of wood, carving to spooning and so on, for us to understand or get our understanding of what goes behind it in the process. तो मैं बचपन से ही देखते आ रहा हूँ कि मेरे फैमिली में वुड का ही मीडियम ज़्यादा रेफरेंस करते हैं कि दरवाज़ा बनाने के लिए, खिड़की बनाने के लिए सब वुड ही रेफरेंस करते हैं। और उसके लिए बहुत स्पेसिफिक होना पड़ता है कि हम कौन सा वुड का ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी है, और यदि दरवाज़ा के लिए हम प्रीफर करेंगे तो कौन सा वुड करेंगे। तो मैं अपने दादाजी के साथ और पापा के साथ जाता था जंगल में और वुड चूज करते हैं। तो मैं उनको पूछा कि वुड चूज करते हो तो कैसे चूज करते हो, सिलेक्ट कैसे करते हो। तो उन्होंने बोला कि हम कलर को देखते हैं और उसका साइज भी देखते हैं और उसका टेक्सचर क्वालिटी भी देखते हैं, और उनको टच करके भी पता चल जाता है ये कौन सा वुड है कौन सा नहीं। और उसी हिसाब से हम चूज करते हैं कि ये वुड को हम काटना है, कट करके उसको कारखाना में लेके काटते हैं और फर्नीचर बनाने के लिए उसको प्रिपेयर करते हैं। सो वो ये सब चीज़ें मैंने रियलाइज़ किया है। तो जब मैंने पहले सेकेंड ईयर में एडमिशन लिया प्रिंट मेकिंग डिपार्टमेंट में, तो यहाँ पे देखा कि ये तो वुड कट है, वुड ब्लॉक है, यहाँ पे तो पेंटिंग ड्राइंग वगैरह करते हैं, पर वुड का यहाँ पे क्या काम है, यहाँ पे इसका क्या यूज़ है। तो जब मैं एंटर किया और पूछा सारे लोगों को, तो ये बोले कि ये एक मास प्रोडक्शन का है, प्रिंट मेकिंग जो मास प्रोडक्शन का फैसिलिटीज है। तो वुड ब्लॉक को हम प्रिपेयर करते हैं और उसको कार्विंग करते हैं, कार्विंग करने के बाद कलर पुट करके उसका प्रिंट वगैरह लेते हैं। तो मैं भी सोचा कि ये मेरा फैमिली में मैं ये देखते आ रहा हूँ और मुझे ये इजी है और इस चीज़ से मैं बहुत लगा हूँ और मैं ये कर सकता हूँ। तो फिर मैं ये वुड को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया। और जो प्रिंट मेकिंग प्रैक्टिस में मैं जितना भी और जो मीडियम यूज़ किया है, जैसे एचिंग और ड्राई पॉइंट और सिल्क स्क्रीन वगैरह, तो वुड कट का जो क्वालिटी है एक रिलीफ क्वालिटी है। और जहाँ पे डायरेक्टली मैं इन्वॉल्व हो रहा हूँ कार्विंग करने के लिए, और कोई मीडियम में हम कार्विंग का इन्वॉल्व नहीं है, जहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं ड्राइंग वगैरह जैसे एचिंग और अदर थिंग में। पर वुड में कार्विंग जो है, जो कि मैं पहले ही करके आया हूँ, तो मेरे को आइडिया है कि कौन सा एरिया कार्विंग है, करना है क्या नहीं। और उस चीज़ को लेके थोड़ा ज़्यादा मैं सोचा, फिर मैं वुड को लेके ही मीडियम सिलेक्ट हुआ और जितना भी विजुअल क्रिएट करने की सोचा तो वुड में ही किया। और थोड़ा एलैबोरेट कर सकते हो कि जैसे तुमने कहा कि वुड ब्लॉक का एक तुम्हें आइडिया है, हाँ, पर जो जानते नहीं है उनके लिए वो प्रोसेस का तुम शुरुआत कैसे करते हो। और जब मैं बोल रही हूँ प्रोसेस, एक ऑल्सो हिंटिंग एट जो इमेजेस फॉर्म होता है, हाउ डज द इमेजेस कम अलोंग। ओके, इसके ऊपर पहले मैं प्लाईवुड को ही सिलेक्ट करता हूँ मेरा इमेज मेकिंग के लिए। तो प्लाईवुड को हमको देखना पड़ता है कि वो कितना सॉफ्ट है और कितना हार्ड है। यदि ज़्यादा सॉफ्ट होगा तो वहाँ पे एंटी प्लांक वाइज में कार्विंग करने से वो उड़ जाता है, इसलिए मीडियम हार्ड का ही लेना पड़ता है। तो मैं पहले वुड सिलेक्ट करता हूँ, प्लाईवुड ला के उसके ऊपर हम सैंड पेपर खींचते हैं। सैंड पेपर खींचने के बाद वो थोड़ा जो ग्रेन क्वालिटी है वो सॉफ्ट हो जाता है, तो इमेज बहुत क्लियर आ जाता है। तो सैंड पेपर खींचने के बाद टेक्सचर वाइट में लगाता हूँ। टेक्सचर वाइट का काम है कि वो वुड को अच्छे से पकड़ के रखता है और स्ट्रांग हो जाता है, वो लेयर बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाता है। तो टेक्सचर वाइट लगाने के बाद उसके ऊपर ड्राइंग बनाता हूँ, जो मैं अपने हिसाब से रेडी करता हूँ। ड्राइंग बनाने के बाद ड्राइंग के हिसाब से कार्विंग करता हूँ। पर ब्लैक एंड वाइट का प्रोसेस अलग हो जाता है मेरे लिए और कलर के लिए अलग है। कलर जो है रिडक्शन प्रोसेस में होता है और ब्लैक एंड वाइट जो है वो एक सिंगल टोन में होता है। तो ब्लैक एंड वाइट के लिए मैं इजी वे के लिए पहले वुड के ऊपर पूरा ब्लैक कलर ही पूरा इंकिंग कर देता हूँ। तो ब्लैक कलर इंकिंग करने पर व्हाइट ग्लास मार्कर में ड्राइंग करता हूँ, तो वो क्लियरली विजिबल हो जाता है। तो फिर मैं ड्राइंग के हिसाब से कार्विंग करता हूँ।
और जो कलर कलर जो प्रोसेस है, कलर प्रोसेस में वो रिड्यूस हो जाता है कि सेम ही प्रोसेस पे आता हूँ और टेक्सचराइट के ऊपर ही ड्राइंग करता हूँ। ड्राइंग के ऊपर जितना जैसे मेरे को कलर चाहिए पूरा फाइनल प्रिंट में, वैसे ही उसको पेंट करता हूँ, एकदम जैसे पेंटिंग करते हैं वैसे पेंटिंग ही कर देता हूँ। और पेंटिंग के हिसाब से लाइट टू डार्क करके मैं प्रिंट लेता हूँ। तो जो एरिया मेरे को लेना है प्रिंट, येलो कलर ले लिया प्रिंट या फिर ऑरेंज ले लिया, तो वो एरिया को मेरे को रिड्यूस करना पड़ता है, ताकि मैं सेकेंड टोन लूंगा तो वो एरिया में कलर पुट नहीं होगा। जब इमेज की बात कर रहे हो आप कि आप इस प्रोसेस से करते हैं, पर कुछ कुछ इमेजेस है वर्क्स में जो, और मोस्ट ऑफ द वुड कट्स में जो इमेज है और जो इमेज मेकिंग है, दैट इज बिकमिंग मोर एम्फेसिस, उसके ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस है। लाइक एवरी इमेज इज लाइक यू यूजिंग सर्टन थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि हो गया सैक, या फिर आयरन बॉक्स, या फिर यूज्ड क्लॉथ, ये एक स्टार्क इमेज फॉर्म करते हैं। तो ये जो इमेज है, व्हाट रोल डज दीज इमेजेस प्ले इन योर वर्क? एक टॉक अबाउट। मेरे बैचलर का प्रैक्टिस बहुत अलग था कि मैं देख रहा था कि लोग कौन सी कंडीशन में रहते हैं, तो वो सिचुएशन को मैं कैच कर रहा था और उसको डायरेक्टली मैं पुट कर रहा था इमेज में। और जब मैं शिफ्ट हुआ बड़ौदा में, बड़ौदा का प्रैक्टिस में वहाँ का स्पेस देखा कि ये स्पेस में लोग आते हैं तो कैसे रहते हैं। इतना क्राउड एरिया बड़ौदा में मैं आया नहीं था पहले, मेरा पहला एक्सपीरियंस था उड़ीसा से बाहर जाना। तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं तो माइग्रेट होके आके रहते हैं, तो कौन सी कंडीशन में रहते हैं, उनका लिविंग स्टाइल में क्या होता है। यदि आते हैं तो घर बनाते हैं तो सडनली घर बनाने का उनका फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं होता है। तो जब मैं रोड साइड में देखा कि रोड साइड में ही अपना लिविंग स्टाइल के लिए खुद का ही यूजिंग क्लॉथ को हैंग करके उसके अंदर शेल्टर बना के रहते थे, और उस चीज को मैंने देखा। और कुछ कुछ एरिया जो लोग जो माइग्रेट होके लोग आते हैं और रुकते हैं, वो एरिया को गवर्नमेंट वहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए वहाँ पे वो जगह को फ्लैट कर देता है। तो वो प्लेस वगैरह मैंने घूमा और उन लोगों से बात किया कि आपको अभी शिफ्ट किया जा रहा है तो आप इसमें कैसे सिचुएशन को फील कर रहे हो। वो बोल रहे कि हमारा कोई यहाँ पे परमानेंट स्पेस नहीं है, ये हमको तो पता है, फिर भी ये स्पेस में हम जाएंगे तो निकलेंगे तो और कोई स्पेस नहीं है हमको रहने के लिए। तो ये कंडीशन और कैसे तरीके से गवर्नमेंट उनको शिफ्ट करता है दूसरे जगह से, वो चीज़ मेरे को इजी किया मेरे इमेज में। जैसे मैंने वो आयरन बॉक्सेस का बनाया वो काम, तो उसका टाइटल दिया था मैंने लिविंग नॉन लिविंग। तो वो पूरा मैंने लैंड बनाया था कि वो बस्ती का रेफरेंस है, एक बस्ती में लोग रहते हैं तो उनका घर कैसा होता है। तो एक ही वॉल में लग लग के ही और बहुत सारा घर होता है। तो स्पेस अरेंजमेंट, छोटा स्पेस में यदि बहुत घर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। तो उसका रेफरेंस, बस्ती का रेफरेंस से ही मैंने एक सिंगल लैंड बनाया पूरा, और लैंड के अंदर लोग कैसे रहते हैं उनका इमेज मैंने बनाया, क्या क्या चीजें यूज करते हैं रहने के लिए और उनका इनकम सोर्स क्या होता है, उसका ही मैंने पूरा इमेज बनाया। और जो उसका इमेज जो है विजुअल सेंस से जो है ग्राउंड से निकल रहा है, जैसे आयरन बॉक्सेस उसका यूज किया, जैसे मेटाफोरिकल यूज किया है, जैसे हम डेली लाइफ में यूज करते हैं कि आयरन बॉक्स को कपड़ा फ्लैट करने के लिए, तो ये भी गवर्नमेंट भी वैसे यूज कर रहा है कि उनका स्पेस को फ्लैट करके दूसरे स्पेस में उनको शिफ्ट कर रहे हैं। और ये जो इमेज है मेरा, ये ब्लैक ट्रूथ जैसा ही है बिहाइंड द सीन, इसलिए मैं ये जो इमेज वगैरह बनाया सब ब्लैक एंड व्हाइट में ही बनाया, क्योंकि ये इतना रियलिटी है और बहुत एक्चुअल हैपनिंग हो रहा है और देखते हैं, पर हम इतना डीपली उसको नहीं देखते हैं। तो उस चीज को मैं इमेज में बनाऊंगा तो ब्लैक एंड व्हाइट ही मेरे लिए सही होगा, इसलिए मैं ब्लैक एंड व्हाइट ही रिफर किया। और ये जो कुछ वर्क्स है जिनमें काफी रेफरेंस है, एक जैसे आप एक स्पेस ऑलमोस्ट क्रिएट कर रहे हो, लाइक यू आर कंस्ट्रक्टिंग अ स्पेस, फाइंड द डोर, ये जो वर्क है इसमें जैसे यू आर ऑलमोस्ट स्कल्पटिंग वन इमेज ऑन अ वाइट बैकग्राउंड। तो इस वर्क का कुछ रेफरेंस, और स्पेस के अंदर एक ऐसी चीज़ें भी काफ़ी रखी गई है, तो इफ़ यू कैन टॉक अबाउट दैट वर्क एंड इट्स द वे इट्स क्रिएट, बिकॉज जो आपने रेफरेंस दिया था ऑफ द शेल्टर, क्या वो इससे रिलेटेड है या? हाँ, मैं फिर मेरे को दिमाग में आया कि मैं इनका लिविंग स्टाइल को फोकस करके ही बनाऊंगा और क्या क्या चीज़ें उनके लाइफ में चेंजेस होता है
और लिविंग स्टाइल के लिए ये खाना, रहना और कपड़ा, ये तीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रहने के लिए उनका शेल्टर ही बहुत होता है। तो शेल्टर बनाने के लिए जैसे कंस्ट्रक्शन वगैरह बनता है तो वहाँ पे ग्रीन क्लॉथ वगैरह हैंग किया जाता है। तो ग्रीन कपड़ा ये अडॉप्ट करके भी अपना शेल्टर बनाने के लिए यूज करते हैं, या फिर खुद का ही जो यूजिंग क्लॉथ होता है उसको हैंग करके एक शेल्टर बनाते हैं। तो उसका उनके लिए वही एक प्राइवेसी स्पेस है, तो उसके अंदर ही वो सोते हैं, रहते हैं। तो वहाँ पे उनको मायने नहीं रखता है कि हम लोग फैमिली में कितने लोग हैं। यदि छोटा स्पेस है, 10 लोग है, 10 लोग भी आपने आपके सपोर्ट करके ही वहाँ पे रह जाते हैं। तो मैं जितना भी काम बनाया फिर कंटिन्यू किया, तो सब मैंने अपना रेफरेंस जो है एक टेम्पररी शेल्टर जैसे ही विजुअल क्रिएट किया। उसके लिए यूजिंग क्लॉथ और नेट का ही रेफरेंस लेके बनाया। तो इस ये इमेज जो है वुडकट का, ये मैंने वो नेट का ही रेफरेंस से ये बनाया था। और इसमें बहुत सारा होल वगैरह है जो कि पोर्ट्रे कर रहा है कि उनका जो यूजिंग चीजें होता है एक नया नहीं होता है। तो यदि वो टूट जाता है या फट जाता है तो उसको रीयूज करने के लिए वो सिलाई कर देते हैं, और उनके लिए वही एक खिड़की बन जाता है। और इसका मैंने टाइटल दिया है फाइंड द डोर, क्योंकि इनका जो हम जो हमारे दिमाग में ऐसा है कि हम घर में रह रहे हैं, जो घर में खिड़की है, डोर है, बहुत सारी चीजें है। पर इनका जो शेल्टर है, इनका कोई एंटर करने के लिए घर में दरवाजा नहीं होता है और कोई विंडो ही नहीं होता है। तो कोई एंटर करेगा तो डोर ढूंढेगा कि कहाँ है डोर। और मैंने यहाँ पे रोड स्टॉपर वगैरह यूज किया है कि कंस्ट्रक्शन जब रोड में काम होता है तो ऐसे वो जगह को बहुत रेस्ट्रिक्टेड बना देते हैं कि ये स्पेस में अभी आप एंटर नहीं कर सकते हो। तो वैसे ही मैंने ये अपने स्पेस में जो वर्कर लोग रहते हैं तो वो स्पेस में रोड स्टॉपर यूज किया है कि ये हमारा पर्सनल स्पेस है, तो आप एंटर मत करो। और उसके अंदर जो मैंने अरेंज किया है इमेज वगैरह, और मेरा खुद का ही जो कारपेंटिंग का टूल्स है उसको अरेंज किया है। और पूरा विजुअल मैंने का नेट का ही रेफरेंस से पूरा बनाया है, और बहुत ट्रांसपेरेंसी है। और ये भी मैं चीज को लेकर कॉन्शियस था कि ये जो ट्रांसपेरेंसी वाल है उनके लिए कौन से स्पेस में होता है ये शेल्टर, वो रोड साइड या फिर ब्रिज के नीचे ही होता है, और ब्रिज ही उनके लिए एक छत बन जाता है। तो रोड साइड में जो लोग विजिट करते हैं, देखते हैं, तो उनको भी देखते हैं, और अंदर जो लोग रहते हैं वो भी रोड साइड के लोग को भी देखते हैं। तो उनके साथ जो इंटरेक्शन होता है बहुत ट्रांसपेरेंस में होता है। और जो वो वाल है वो ब्रेक होल वाल ही है। When I say different, it also means ये जो stark images है, we come out of that. जो subject का focus है, we just are removed out of that. और जो etchings है, वो काफ़ी focus करते हैं terrain पे, जो कि which also presents a certain kind of a narrative, या फिर एक staged act बोल सकते हैं जिसमें कि लोग involved हैं. So how did you arrive at that place? If you can talk of that in relation to the earlier work that you spoke of. मैं अपना एक्सपीरियंस जो था बड़ौदा में उस चीज़ को लेकर काम कंटिन्यू कर रहा था। और 2023 में जब पहली बार मुंबई आया तो मुंबई में स्लम एरिया देखा कि स्लम बस सुना था, देखा नहीं था ऐसे एक्चुअली में कैसा होता है। तो स्लम देखा तो स्लम का कंडीशन क्या है, और एक छोटा स्पेस में इतना बड़ा बस्ती, वहाँ पे कोई कंफर्टेबल स्पेस नहीं है, तो वो लोग कैसे रहते हैं। और वो लैंड जो है इतना ग्रीन लैंड नहीं है, पूरा अनहाइजेनिक लैंड है, ब्राउन। और उनका जो इनकम सोर्स होता है, जैसे कोई मिट्टी का बर्तन वगैरह काम करता है, और कोई सिलाई का काम करता है, और कोई फैक्ट्री में काम करता है। और जो लोग काम करते हैं देखते हैं कि इजीली देखते हैं कि हम जहीं पे जहाँ पे काम करेंगे वहीं पे ही सोने के लिए स्पेस हो जाए, वही उनका घर है, वही उनका काम करने का भी स्पेस है। तो इस चीज़ को मैंने देख के विजुअल क्रिएट किया कि मेरे लिए यदि स्लम का लैंड होगा तो वो लैंड का विजुअल कैसे होगा। तो मैंने पूरा ब्राउनिश जैसे लैंड बनाया था, और वहाँ पे फिगरेशन किया था, और जो फिगर जो था एक सेपरेट अलग अलग लैंड में ही पोर्ट्रे किया था। और उनका जो एक्टिविटीज है, कौन सी इनकम सोर्स से उनका गुजारा चलता है। कोई सर्कस में काम करता है, और कोई रोड साइड में गाना गाता है, कोई परफॉर्म करता है, और कोई लेबर काम करता है। और वहाँ पे उस काम में पर्टिकुलरली मैं 2 फिगर किया है कि एक पाइप के थ्रू वो दोनों का कन्वर्सेशन हो रहा है साइलेंसली, कि हम कौन से प्लेस में है, जो स्पेस में एक ग्रीन लैंड नहीं है, और हमको गवर्नमेंट एक ऐसा ही स्पेस को प्रोवाइड किया है। तो उसका टाइटल मैंने दिया था
एंडलेस लैंड बट नॉट माइन, ये बहुत जगह है पर हमारा लिए नहीं है। वैसा ही एक और काम है जो कि स्मॉल एचिंग, जो हाँ। है वे टू द बेडरूम, और वो भी काफ़ी उसके रिलेशन में है, पर काफ़ी अलग है इन टर्म्स ऑफ हाउ दैट entire activity is taking place through the ground. So ground becomes a very focus and the emphasis is given there. तो ये काम और ये काम का कुछ कनेक्शन ड्रॉ कर सकते हो या है, या तुमने वो सोच के कुछ किया था? हाँ, ये जब स्लम का जो विजुअल है मेरे को बहुत इम्पैक्ट किया कि इतना भी सीरियस कंडीशन भी हो सकता है उनका लिविंग स्टाइल में। और ये चीज़ को मैंने फिर कनेक्ट किया बड़ौदा के लोग के साथ, जो बड़ौदा में जो माइग्रेट होकर आके रहते हैं, तो किसी किसी के पास लैंड ही नहीं है रहने के लिए, और वो सिलेक्ट करते हैं जो कचरा गिरा होता है या फिर कोई ड्रेन वगैरह होता है, तो वो एरिया को ही सिलेक्ट करते हैं सोने के लिए और रहने के लिए। तो उनका लिविंग स्टाइल जो है बहुत एनिमल के साथ कनेक्ट हो जाता है, जैसे एनिमल एक ग्राउंड खोद के उसके अंदर सोता है, वैसे ही ये फिगर को भी मैंने वैसे ही किया है कि ये अपने जगह को गड्ढा बना के उसके अंदर रह रहे हैं। और ये आइडिया मैंने वही सेम काम से ही लाया था कि सेम कंडीशन है, विजुअल मैंने अलग किया था, और इसका मैंने टाइटल दिया था द वे टू बेडरूम, कि यही उनका सोर्स है बेडरूम पे जाने के लिए। जैसे आप बात कर रहे हो माइग्रेशन और डिस्प्लेसमेंट का, और जिसमें कि काफ़ी कम्युनिटीज़ और लोग का एक होता है ना जैसे इन्वॉल्वमेंट है, पर साथ ही साथ आपका जो काम है इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस ऑफ प्रिंट मेकिंग, ये काफ़ी रिगरस और ऐसा है जहाँ पे कि आपको समटाइम्स यू माइट नीड अ हेल्प ऑफ पीपल, एंड you work accordingly, you work with people also, that thing is always associated. Do you think you can draw some connect between the two aspects, कि जो आपका प्रोसेस है और ये जो connection to the migration या community और coming together या gathering together? मेरा जो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा माइग्रेट होने वाला एरिया है गंजाम डिस्ट्रिक्ट, तो उनका जो इनकम सोर्स होता है, मछुआरा भी होते हैं वो लोग, तो समंदर से मछली वगैरह पकड़ते हैं। पर उनका मैंने उनको पूछा जब इंटरेक्ट हुआ कि आप क्यों उधर जा रहे हो माइग्रेट होके दूसरा जगह पे काम करने के लिए, इधर आपको काम नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने बोला कि हम लोग को यहाँ पे चलने के लिए EMI का प्रेशर हो जाता है कि हमको भरना पड़ता है, तो इतना इनकम नहीं है कि हम EMI भर सके और घर चला सके। और ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिली में ये बहुत दिक्कत हो जाता है कि फाइनेंशियल यदि प्रेशर हो जाता है तो हम इनकम सोर्स भी बढ़ाना पड़ता है, तो इसीलिए वो माइग्रेट होके आ जाते हैं सूता कटन मिल में काम करने के लिए सूरत में। और ये जो माइग्रेशन का चीज़ है ये मैं बचपन से ही देखते आ रहा हूँ। मेरे गांव में भी बहुत लोग ऐसे माइग्रेट होके आते हैं, तो हमारे गांव लोग सोचते हैं कि ये कहीं पे जा रहे हैं बाहर, तो कुछ नौकरी करने के लिए जा रहा है, और आते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड या फिर कोई फैक्ट्री में काम करते हैं। That brings me to the last question. जैसे most of your works अभी जो recent के, जैसे मैंने बोला कि they are removed of the human figures, और इससे आगे जाते हुए जो आप काम खुद का देखना चाहते हो करना चाहते हो, what is it like moving further from here? Also जैसे आपका this body of work is something that you said कि जो और जो हमें दिख भी रहा है कि it's very much black ink को लेके, but moving from here ahead, also looking at what around many printmaking studios जो आ रहे हैं, तो आपका क्या प्लान है for going ahead from here? हाँ, ये मेरे प्रैक्टिस के अंदर में उतना रिसर्चेबल होके काम नहीं कर रहा था, तो ये अभी मेरे को कॉन्शियस हुआ कि ये मेरे काम में बहुत ज़रूरी है कि मैं जो चीज़ को लेके काम कर रहा हूँ और जिन लोगों के बारे में बोल रहा हूँ, तो उनके साथ इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है जो कि डीपली होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे, ये मेरा मुंबई जो सफ़र है पहली बार ही है, तो ये जगह पे मैं बहुत एक्सप्लोर किया और अलग अलग जगह के लोग जो रह रहे हैं, बस्ती है असलाव में, धारावी का जो एरिया है, वहाँ पे जाके भी मैं उनके साथ मिला, बात किया
कि कैसे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और लिविंग स्टाइल के लिए यदि एक कमरे के अंदर रहेंगे तो सोने के लिए क्या क्या होता है, उस चीज़ को लेके मैं अभी रिसर्च शुरू किया हूँ। तो अभी नेक्स्ट काम करूँगा तो ये सब चीज़ें मेरे को हेल्प करेगा। पर मैं जैसे अभी 2D मीडियम को लेके ज़्यादा ही इमेज बना रहा हूँ। अभी सोचूंगा कि मैं वुड ब्लॉक जो बना रहा हूँ, तो वुड ब्लॉक को डायरेक्टली और क्या क्या उसमें पॉसिबिलिटीज है जो भी हो सकता है। और मेरे जो फैमिली में वुडन डॉल्स बनता है, मेरे दादाजी वुडन डॉल्स मेकिंग करते हैं, तो उसका यदि मैं अपने काम में इन्वॉल्व करूंगा तो उसका प्रेजेंस क्या होगा, तो उस चीज़ को लेके कॉन्शियस हूँ। थोड़ा मटेरियल को लेके भी कॉन्शियस हूँगा कि और क्या क्या हो सकता है, क्योंकि जो प्रिंट मेकिंग का जो प्रैक्टिस है ये अलग ही है, पूरा एक्सपेरिमेंटल प्रैक्टिस है, उसका प्रोसेस ही में ही मज़ा आता है। और इसमें मास प्रोडक्शन का पॉसिबिलिटी है कि हम मास प्रोडक्शन जो है उसको इमेज में यदि हम यूज करेंगे तो रिपीटेडली क्या हो सकता है, तो इसको लेके मैं कॉन्शियस हूँ अभी। When we see these cloths on the street or whatever, जरूरी नहीं है कि वो फ्रे होते हुए हों, लेकिन आपने consciously बाकी सारे कामों में भी ऐसे फ्रे होने वाला इफेक्ट दिखाया है, या it's only specific to these three, or is it a coincidence? ये जो इमेज मैंने रिपीट किया है उनका खुद का ही यूजिंग क्लॉथ है, तो यूजिंग क्लॉथ जो है बार बार यूज करने से उसका धागा भी ऐसे निकलता है, तो उसका रेफरेंस से मैंने बनाया था। और एक ही क्लॉथ का बहुत सारा धागा निकलने से उनको उसका जो विजुअल है एक ट्रैप जैसे बन जाता है। तो जब मैंने बहुत सारा इमेज को बनाया, यहाँ पे एक ही क्लॉथ को रिपीट करके बनाया, तो मैं थोड़ा कॉन्शियस हुआ कि इसका जो धागा है उसको लेके मैं एक उसका विजुअल जो है एब्स्ट्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। पूरा विजुअल लगेगा कि एक ट्रैप के अंदर फंसा हुआ है, और इसके बीच में एक एनिमल्स है जो कि आप देख सकते हो, उसका रेफरेंस मैंने अपना कम्युनिटी का ही डॉल से ही लिया था। और एक चीज है कि इसीलिए मैं लाइन यूज कर रहा हूँ क्योंकि कार्विंग के लिए कि मेरे को ये मजेदार लगता है ये वुड के मीडियम में, और ये थोड़ा चैलेंजिंग भी है कि इतना शार्प लाइन कैसे लाना है ऐसे करके। और एक चीज है कि जो एरिया हम कार्विंग करते हैं वो व्हाइट हो जाता है, और जो एरिया हम रख देते हैं तो वो ब्लैक होता है। तो इसलिए ये ब्लैक लाइनिंग भी बहुत मायने रखता है मेरे लिए कि ये ब्लैक लाइन को लेके मैं विजुअल का और क्या स्ट्रॉन्ग दे सकता हूँ। Colors say black and white, आपका that story and that transition is quite interesting, because I did see some works with a lot of color, and even his use of color was quite fantastic. But I think at some point, with this last body of work, feels like he made a conscious choice to step away from the use of color, and I just wanted him to talk about that. कलर में हमको कॉन्शियस होना पड़ता है कि रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। यदि हम 7 या 5 कलर लेंगे तो उतना ही लेयर लेना पड़ता है, 5 लेयर लेना पड़ता है कलर का। तो यदि रजिस्ट्रेशन हम परफेक्टली नहीं करेंगे तो वो कलर शेक हो जाता है, तो इमेज में बैलेंस नहीं रहता है। और ये जो कलर का प्रोसेस होता है रिडक्शन प्रोसेस में होता है कि लाइट टू डार्क होता है, और डार्क टू लाइट भी कर सकते हैं, पर मैं बेसिकली लाइट टू डार्क ही करता हूँ। तो जो एरिया पहले फर्स्ट प्रिंट लूंगा येलो या फिर ऑरेंज कुछ भी, तो वो एरिया को मेरे को रिड्यूस करना पड़ता है। तो ये कम्प्लीटली धीरे धीरे करके रिड्यूस होते जाएगा, और जो पूरा ब्लॉक है उसमें कुछ इमेज रहेगा ही नहीं, पूरा एकदम ब्लैंक रह जाएगा, क्योंकि रिडक्शन प्रोसेस में जाएगा, पूरा रिड्यूस हो जाएगा। पर ब्लैक एंड व्हाइट का जो है ये मैंने पूरा फाइनल प्रिंट ले लिया है, पर इसका जो ब्लॉक है एकदम जैसा प्रिंट में है वैसा ही रहेगा, पर कलर ब्लॉक में वैसा नहीं रहेगा, पूरा एकदम रिड्यूस हो जाएगा। और कलर में हमको कॉन्शियस होना पड़ता है कि मैं जो कलर ले रहा हूँ उसके ऊपर जो दूसरा कलर लूंगा उसको ऊपर वो ट्रांसपेरेंसी रहेगा या फिर ओपाक होगा। तो यदि ओपाक नहीं होगा तो ट्रांसपेरेंसी हो जाएगा, इसलिए उसको भी कॉन्शियस होना पड़ता है। और यदि ट्रांसपेरेंसी डालना है तो हम उसमें टिन यूज करते हैं, जो कि कलर को और पतला और ट्रांसपेरेंसी बना देता है, जो कि बहुत ही फेमस आर्टिस्ट बहुत यूज करते हैं, जैसे कृष्णा रेड्डी, उनके काम में बहुत यूज करते हैं वो। I just wanted to know if when you are working on migration and migratory experiences, how much of that experience, I mean, it's clear from the work that it's impacted you,
but how much of that is something that when you revisit these works, do you feel that there are gaps in some of the work, and if you do it again, what else would you add when you revisit your contemporary works? That's something I would like to know. हाँ, पर ये मैं पहले जो काम में था, मैं काम में अपने ह्यूमन फिगर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रख रहा था, पर फिर मेरे को चैलेंजिंग हो गया कि मैं ह्यूमन फिगर का इमेज बना रहा हूँ तो उसमें डायरेक्टली भी हो सकता है, तो इसलिए मैं कभी कहीं कहीं इमेज में बहुत मेटाफोरिकली यूज करना शुरू कर दिया कि उनका सिलेक्टिव यूजिंग चीज़ें क्या होता है, जैसे यहाँ पे बक्सा, बोरी या फिर चद्दर वगैरह, उस चीज़ को लेके मैं थोड़ा कॉन्शियस हुआ। पर अभी कंटेम्प्रेरी वे में मैं यदि उसको कन्वर्ट करूंगा धीरे धीरे इमेज को लेके, मेरा ये लास्ट काम है जहाँ पे ये पूरा विजुअल थोड़ा धीरे धीरे करके चेंज हो रहा है, एक एब्स्ट्रैक्शन फॉर्म में आ गया है। फिर भी मैं अभी कॉन्शियस हूँ कि अभी ब्लैक एंड व्हाइट से थोड़ा शिफ्ट होकर अभी कलर में ट्रांसफर होऊंगा कि कलर का पॉसिबिलिटीज क्या हो सकता है और क्या क्या, क्योंकि मेरा जो प्रीवियस प्रैक्टिस जो था उसमें कलर में यूज करा था बहुत कॉन्ट्रास्ट कलर था, पर जो कि मेरे काम के लिए इतना सपोर्ट नहीं लग रहा था, मेरे को लग रहा था, ऐसा फील हो रहा था। पर जब मैं अदर आर्टिस्ट का काम देखा तो मुझे लगा कि मेरा जो कॉन्सेप्ट है, जो आइडिया है, वो एक डार्क रियलिटी जैसा है, तो उसमें कलर इतना रोमांटिक और इतना ये नहीं होना चाहिए, बहुत डॉल और बहुत ऐसे अगली होना चाहिए, जिससे वो इमेज को भी और पावरफुल बना सकता है। तो नेक्स्ट ऐसे सोच रहा हूँ कि इमेज को लेके भी सोचूंगा, काम का विजुअल को भी सोचूंगा, और मेरा जो रिसर्च है हो सकता है मेरा विजुअल को और कुछ चेंज हो सकता है, और जो मेरा अभी प्रैक्टिस चल रहा है पूरा एकेडमिक वे में, वो कुछ और इमेज में कन्वर्ट हो सकता है, इंस्टॉलेशन या और कुछ।